मैं एक ही आपको बताना चाहता हूं सर, जो नॉर्थ ईस्ट में जब हमारा सरकार मोदी जी सरकार के नेतृत्व में जो सरकार आए हैं, जब बजट था अध्यक्ष जी 36,000 करोड़ का बजट था, अभी इस 8 साल में उसमें बढ़कर अभी ये साल टोटल 68,000 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है। इतना डिफरेंस है। 4 साल में जो काम जितने हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, रोड सेक्टर में रोड कनेक्टिविटी हो, ट्रेन कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो और आकर में वाटरवे कनेक्टिविटी हो, इंक्लूडिंग चेयरमैन साहब पॉलिटिकल कनेक्टिविटी, क्योंकि इनस्टेबल गवर्नमेंट्स रहते थे नॉर्थ ईस्ट में। अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे स्टेट्स में एक स्टेबल गवर्नमेंट आया, डेवलपमेंट के बारे में हेल्थी कंपटीशन आया। पहला हेल्थी कंपटीशन नहीं रहते थे। अभी पूरे चीफ मिनिस्टर्स हमारा स्टेट आगे बढ़ना चाहिए, हमारा स्टेट विकास के रास्ते पे जाना चाहिए, ऐसा एक हेल्थी कंपटीशन डेवलपमेंट में हो रहा है। जरूर कोई स्टेट के साथ हम इंडिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे सर। श्री वीरेंद्र प्रसाद बैसे। Thank you, Chairman, sir. Players of the northeastern region played very important role, Olympic movement and national sports arena, sir. We are thankful to Honorable Prime Minister. Your question, sir. Yeah, I'm coming to question. We are thankful to Honorable Prime Minister and Union Government to sanctioning sports university in Manipur, sir. Sir, my question is for the Olympic movement, Olympic medalist Mary Kom, Olympic medalist Labnina, Olympic medalist Mirabai Sanu is from northeastern region. My straight question to the Honorable Minister for the development of sports to improve activities of the sports, is northeastern region NEC going to provide or going to produce some more stadium or in sports infrastructure in the north? Honorable Minister. सर, हमारा अध्यक्ष चेयरमैन जी, हमारा एनईसी के द्वारा हो, डोनर के द्वारा हो, स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो गैप फंडिंग होते हैं स्टेडियम्स के लिए अलग अलग जगह हम दे रहे हैं। मेन मैं बताना चाहता हूं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इसका मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। जो गैप फंडिंग होना चाहिए हम जरूर स्पोर्ट्स में देते हैं। उनका आंसर में भी अध्यक्ष जी, भारत सरकार आजाद के बाद पहली बार एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में स्थापित किया गया। पहला नहीं थे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भारत सरकार को, मोदी जी को मालूम है नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स अच्छा एंकरेजमेंट देने के लिए हम काम कर रहे हैं। उसका रिजल्ट भी अब 2-3 साल से नॉर्थ ईस्ट में दिख रहे। जरूर आने वाले दिन में भारत सरकार के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर एनईसी के द्वारा हो, डोनर का मिनिस्ट्री के द्वारा हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा हो, जरूर स्पोर्ट्स के लिए हमारा एजेंडा में नंबर 1 है। नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स में जरूर नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स के विकास में हम काम करेंगे। श्री रंगवरा नर्जरी। Sir, I want to know from Honorable Minister, my question is, will the Minister be pleased to tell the present status of I-Fawali Bridge construction under Donor Ministry on I River in the district of Chirang, Assam, including fund position, sanction, fund release so far, and timeline of completion? Honorable Minister. अध्यक्ष जी, इस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं आपका अनुमति से कंसर्न मेंबर को उसका डिटेल में पोजीशन के साथ मैं प्रोग्रेस बताऊंगा। अध्यक्ष, क्वेश्चन नंबर 171 श्री एम मोहम्मद अब्दुल्ला। ऑनरेबल मिनिस्टर। विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है मान्यवर। श्री युगल सिंह लोखंडवाला। धन्यवाद माननीय महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए पर्यटन क्षेत्र में लाने वाले स्किल डेवलपमेंट की कोई योजना है? ऑनरेबल मिनिस्टर। जी, हम आदिवासी क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में
और मातृशक्ति कहीं की भी हो, हर क्षेत्र की मातृशक्ति को कौशल विकास की ट्रेनिंग देते हैं। IHM के माध्यम से देते हैं, FCI के माध्यम से देते हैं, IITTM और ICI के माध्यम से भी हम ट्रेनिंग देते हैं और पूरी व्यवस्थाएं करते हैं। अबीर रंजन विश्वास। So my question is, though not related to this subject, but it is of grave concern, sir. No, Often confine it- to the question. Sir, often it appears in the media that foreign Ask your question. yes, sir, foreign tourists are ill-treated by goons and miscreants, and this paints a very gloomy picture of our nation abroad. Sir, I would like to know what effective steps have the government taken or is contemplating to combat this menace. Thank you, sir. Honorable Minister. जो फॉरेन टूरिस्ट के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में, उसका सेफ पैकेज के बारे में आदरणीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है। भारत सरकार स्टेट क्योंकि लैंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, फिर भी भारत सरकार होम मिनिस्टर के द्वारा लगातार समय समय पर हम एडवाइजरीज भेजते रहते हैं। उसके साथ साथ हर स्टेट गवर्नमेंट में एक टूरिज्म पुलिस के नाते जो टूरिस्ट आते हैं उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए, इसके दृष्टिकोण से टूरिज्म पुलिस के नाते वो भी खोल रहे और उनके एक टोल फ्री नंबर भी दे रहे, क्योंकि जो आज भारत में जो सेफ टूरिज्म कंपेयर टू अदर कंट्रीज, भारत में एक कंपटीशन के नाते टूरिज्म का काम बढ़ रहा है। अभी आप देखिए अध्यक्ष जी, जो इस कोविड के बाद जितने टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़े हैं, दुनिया में कोई देश में इतना टूरिज्म नहीं बढ़े हैं, सिर्फ भारत में बढ़े हैं। आजाद के बाद अध्यक्ष जी, पहली बार चेयरमैन सर, आजाद के बाद जम्मू कश्मीर श्रीनगर में इतने टूरिज्म बढ़े हैं। आजाद के बाद पहली बार आप आर्टिकल 370 एब्रिगेशन के बाद दिख सकते हैं। श्री अनिल बालूनी। धन्यवाद सभापति जी। अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर एक होटल के अंदर एक महिला कर्मी के साथ हत्या हुई और दुराचार भी हुआ। पूरे देश के टीवी चैनल्स में उस विभत्स कांड को हम सभी ने देखा है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से ये सवाल है कि जो महिला कर्मी राउंड द क्लॉक इस तरह के होटल्स में और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में काम करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। I already informed the House. This is a subject of the state government. मगर अध्यक्ष जी, आपको मैं बताना चाहता हूं, महिला जो वुमेन आज टूरिज्म सेक्टर में काम करे, पूरे फ्लाइट्स में महिला भी उस एयर होस्टेस के नाते पूरे 100% महिला काम करे, होटल्स में रिसेप्शन में भी हो, और इंक्लूडिंग अध्यक्ष G20 के दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम महिला ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अदर कंट्रीज के लैंग्वेजेस के सिखा रहे, जितने G20 कंट्रीज के लैंग्वेजेस है, महिला ड्राइवर्स को, वो बस ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, उनका स्पेशल ट्रेनिंग मोदी जी के नेतृत्व में, उनके आदेश पर हम टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके साथ साथ अभी होटल्स में अध्यक्ष, होटल्स में हो, अभी अलग अलग जगह गाइड्स में, टूरिस्ट गाइड्स भी महिलाओं को स्पेशल गाइड्स ट्रेनिंग देके हम आज इस G20 के लिए तैयार करें। जो आइसोलेटेड इंसिडेंट है वो जरूर स्टेट गवर्नमेंट का लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है। हम चाहते हैं, भारत सरकार चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट से लगातार बातचीत करे, कोई भी इंसिडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके कारण भारत का इमेज कम होगा, उसके कारण टूरिस्ट भी आने का भी, बाहर टूरिस्ट का भी होगा। इसीलिए जो कर्मचारी है, जो आपको मालूम है अध्यक्ष जी, पूरे जो लेबर डिपार्टमेंट का, आदरणीय लेबर मिनिस्टर भी इधर है, लेबर डिपार्टमेंट का जितना नाम्स अदर सेक्टर में लागू होता है, वही नाम्स, वही रूल्स, वही रेगुलेशंस, वही प्रोटेक्शन जो टूरिज्म डिपार्टमेंट, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते हैं, उस महिला कर्मचारी को भी लागू होता है। श्री राघव चड्डा। सर आज जो सवाल पूछने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, ये आस्क योर क्वेश्चन। सर वही पूछ रहा हूं सर, देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। सर पंजाब में श्री अनंतपुर साहब में स्थित तख्त श्री केशगढ़ साहब वो पवित्र स्थान है जहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना करी थी। यहाँ होला मोहल्ला भी बहुत बड़ा होता है, यहाँ लोग, लाखों लोग मत्था टेकने आते हैं, परमात्मा से आशीर्वाद लेने गुरु साहब के यहाँ मत्था टेकते हैं।
मेरा मंत्री जी से सवाल यह है कि क्या श्री अनंतपुर साहब को हेरिटेज सिटी का दर्जा देकर और वहां स्पेशल फंड्स देकर विकास कार्य कर कर उसे एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हेरिटेज सिटी बनाने के लिए अगर कोई कदम माननीय वित्त मंत्री जी उठा रहे हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर जी जरूर इस विषय पर हम ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट्स का प्रपोजल आना चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट का प्रपोजल है तो जरूर करेंगे। आप जो अभी प्रस्तावित किया है वो ऑलरेडी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 172 श्री बिनोय विश्वम। ऑनरेबल मिनिस्टर कर दिया श्री हरनाथ सिंह यादव। श्री हरनाथ सिंह यादव। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने वन विभाग, वन निगम, भारतीय वन संरक्षण आदि के अनुसंधान संस्थान के माध्यम से वनों के संरक्षण, अनुसंधान और विकास के लिए सतत अध्ययन करने हेतु कोई कार्य योजना निर्धारित की है? यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर। सरकार ने वन पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम को बहुत बारीकी से अध्ययन किया है और उस दृष्टिकोण से जिस प्रश्न के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है, पर्यावरण संबंधी जो हमारे अध्ययन है, विशेष करके जो 1986 में हमारा जो अपराधों के श्रेणी से हटाने के लिए उसको कैसे सरल किया जाए, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की नीति रही है कि हम ऐसे प्रावधान करें जिससे लोगों को, उद्यमियों को अपना उद्यम करने में भी वो सफल भी हों और साथ साथ इस प्रकार का दंड, छोटी से के घटना में उनको दंड करने का जो प्रावधान है, अपराध में जेल भेजने का, उसको सरल करने का। तो हम लोगों ने इस पर बहुत अध्ययन किया है और इस अध्ययन के आधार पर पर्यावरण संबंधी जो भी हमारे, चाहे वो जंगल के बारे में हो या अन्य पर्यावरण से संकट के बारे में हो, वायु प्रदूषण के बारे में हो, जल प्रदूषण के बारे में, इन सबों पर गहन अध्ययन हुआ है महोदय। श्री जवाहर सरकार। When you cannot protect the environment Question. and have been determined. Honorable member, ask your question. Sir, my question is that instead of protecting the Environment Protection Act and other concomitant acts of the environment, why are you diluting the provisions and decriminalizing? Why are you converting a criminal act into a negotiable instrument, Honorable a cash Minister. instrument? जहां तक इन्होंने प्रश्न किया है, हमने अपराध को बचाने के लिए नहीं महोदय, हमने दंड के प्रावधान को काफी अधिक बढ़ाया है और जहां तक जो जेल, हर केस में जेल दिए जाते थे, तो हमने पहला काम किया है महोदय कि जो हमने नोटिस किया 1/7/22 को, 1 जून को हमने, 1 जुलाई को हमने नोटिस किया था और उसमें सभी जनता से हम लोगों ने मांगा था और उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट पर भी इसको रखा गया था और उसके बाद उसमें 61 दैनिक समाचार पत्रों में ये बातें आई थी और 73 टिप्पणियां आई थी, सुझाव आए थे। उन सुझावों को हम लोगों ने पूरी तरह से उसका अध्ययन करके और उसको वर्तमान जो हमारी परिस्थिति है, जो 26 धाराएं हैं हमारे, वो 26 धाराओं और 4 अध्यायों में जो विभाजित है, हम उसमें विशेष करके जो धारा 15 है, उस धारा 15 में जो कार्रवाई की जा रही है, जिसके अनुसार अपराधी को 1 वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाती है और दी जा सकती है, जिसको 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो हम सब लोगों ने ये निर्णय किया है कि हमारी सरकार का जो धारणा है महोदय, 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और दोनों को दंडित किया जा सकता है। ये अभी वर्तमान प्रावधान है, उसको और उसी में यदि विफलता होता है उल्लंघन जारी करने पर भी, तो प्रतिदिन 5,000 रुपये तक का हम जुर्माना लगाते हैं महोदय और यदि दोष सिद्धि की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के बाद भी उल्लंघन जारी रहता है तो अपराधी को कारावास की सजा दी जाएगी, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। ये वर्तमान परिस्थिति में है महोदय। अब इसको हम लोगों ने
चेंज करने का और पूरी तरह से जो स्वनियमन के आधार पर, सेल्फ रेगुलेशन के आधार पर हम लोगों ने इसको गंभीर उद्यमों के लिए ये हमने उनके लिए लाया है। कारावास का प्रावधान है जिसे समाप्त कर दिया जाएगा और 1986 के जिस एक्ट में, और इसको हम बदलने का हमारी सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसको ठीक करने के लिए ये हमारा प्रयास चल रहा है महोदय। श्री विजयपाल सिंह तोमर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान पर्यावरण अधिनियम 1986 के चलते हुए एनसीआर क्षेत्र की जितनी स्लॉटर हाउस, डिस्टिलरी प्लांट और इंडस्ट्रीज हैं, उनके कारण अंडरग्राउंड वाटर पूरा पॉल्यूटेड हो गया। 2 लेयर पानी पीने लायक नहीं रही हैं। अब आप इसके प्रावधानों में भारी जुर्माने को भी हटाने का काम कर रहे हैं, अपराध की श्रेणी से बाहर करने का काम नहीं। ऐसी इकाइयों को आप कैसे निपटेंगे? कोई विकल्प देने का काम? ऑनरेबल मिनिस्टर। जुर्माने की जहां तक बात है महोदय कि जुर्माने हटाए नहीं जा रहे महोदय, ये जुर्माना तो और अधिक हम लगा रहे हैं महोदय। इसमें 1986 के जो प्रस्तावित संशोधन है उसके जो मुख्य रूप से हमारी जो दंडात्मक प्रावधान है महोदय, उसको जुर्माना को और अतिरिक्त जुर्माना भी हम लगा रहे हैं महोदय। जुर्माना के अलावा अतिरिक्त जुर्माना, और आपकी जानकारी के लिए महोदय कि धारा 15 में उसके तहत जो सामान्य दंड में जो शामिल किया गया है महोदय, उसको शामिल किया जाएगा। 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है महोदय, और साथ साथ 5,000 जो प्रतिदिन से बढ़ा करके उसको हम 50,000 प्रतिदिन उसको जुर्माना हम कर रहे हैं महोदय। केवल जेल का जो कानून है धारा 15 के तहत उसको हमने सरल किया है और उसमें दंड का प्रावधान को हम बढ़ाए, और विशेष आवश्यकता पड़ने पर हम आपराधिक मुकदमा भी उसके खिलाफ दर्ज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 173 श्री डेरेक ओब्रेन। एब्सेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर। टेबल ऑफ द हाउस। डॉक्टर अनुमानी रामोदास। Ambumani Ramadas. Thank you, sir. Sir, of late there's been a surge of surrogate advertisements of alcohol and tobacco products in our television content, especially for sports programs. These companies spend thousands of crores of rupees surrogately advertising their products like music CDs, drinking water, glassware, with words like keep walking or make it large and all these things. I would like to ask the Honorable Minister, what are the steps the government is taking to prevent these illegal surrogate advertisements, which is ruining our future generations who are getting addicted to alcohol and tobacco? Honorable Minister. Sir, the Honorable Member have raised a very relevant question, and I've seen him taking up this issue in the past also against the ban on cigarettes and all that in the past. Sir, on the specific issue of the surrogate advertisement and all that, from time to time the government has issued notice to those companies, not only on the television but also on the OTT platform if there is any. We have issued the notice to them in the Shri Dinesh Anwadia. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि देश में अश्लील चित्र बताने वाली कितनी चैनल हैं और उस पर रोक लगाने के लिए हमारी सरकार ने क्या कदम उठाए। क्वेश्चन नंबर 174 श्री अनिल देसाई। Shri Kartikeya Sharma. Thank you, Chairman, sir. I would like to ask the Honorable Minister whether the present government is making any efforts for conducting scientific assessment of our glorious past, history and historical facts of India from the Vedic period to the present day and introducing it into the curriculum. Because we know that the previous governments have ignored this. Your question, sir. Your question. Honorable Minister. Thank you, Chairman, sir. I must compliment the Honourable Member for raising a question which is but seldom asked in this House, using modern technology to explore information from the ancient past. So I am glad to share with him that the Department of Space Technologies, Department of Space, is actually engaged in this. We have discovered some of the information remains from the Harappan civilization also. In as far as the question that was asked by him today
concerning Ram Setu, though we have certain limitations in discovering that, because the history dates back to about more than 18,000 years, and that bridge, if you go by the history, was about 56 kilometers long. But yes, to some extent, through space technology, we have been able to discover species in islands, some kind of limestone shoals, which of course can't be accurately said to be remnants or parts of a bridge, but they have certain amount of continuity in location, through which some surmises can be drawn. So what I'm trying to say in a single sentence is that it's difficult to actually pinpoint the exact structure that existed there, but there is some kind of an indication, direct or indirect, that structures have existed. And we have also tried to conduct similar kind of exercises with respect to the ancient Dwarka city and other places. And I'm glad that the honorable members have also taken interest in this. Shri Sukhendu Shekhar Ray. Sir, Chandraketu God near Kolkata had been a center of civilization right from 4th century BC, an international hub of maritime trade. My question to the Honorable Minister is whether government would explore the mounds of Chandraketu God also for high-resolution satellite images along with ground-penetrating radar to search the buried site as has been done in other states. Honorable Minister. Chairman, sir, now the search of the sites and the resolution is also being used by multiple technologies. We are combining space technology with radar, with air technology. Like, for example, in the case of mapping of different areas, including different structures or different villages or even land zones, we, broadly speaking, use technology at 3 levels. We use space technology, then at the aerial level we use drones, terrestrial level we use radars. So which gives much more precise information and much more accuracy also. And that is also the reason that India's space technology and India's technology achievements are now being acknowledged by the rest of the countries also. And just related to the honourable member's question, he'll be glad to share this information that we have conducted an extensive exercise called Swamitva under the orders of the Prime Minister Shri Modi to map the panchayats. And we've already through with 2 lakh panchayat, habitat panchayats of the country. And this was also done using the same technologies which the honourable member is hinting at, and also combining with the related other technologies, be the radar technologies, be the... Yes, this is an ongoing process. It's an ongoing process. Earlier on it was, and it has also reduced the human interface which was happening. So it has also saved time, saved cost, and brought in more transparency in each of the working departments. Shri M. Thambidurai. Sir, thank you, Chairman, sir. Tamil Nadu is very proud that Government of India identified the connecting the Setu. Your question, sir? I want to know the Setu, Setu bridge, sir. I want to know from the government, through you, sir, whether the government will take steps to protect and this kind of connectivity which is existing and find out that to establish the relationship between Sri Lanka and Tamil Nadu. Honorable Minister.